हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का लास्ट चैप्टर। इसके बाद आपकी ये बुक जो है ख़त्म हो जाएगी और चैप्टर का नेम है ग्लोबलाइजेशन। तो हम ग्लोबलाइजेशन में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में हम सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन का मतलब देखेंगे, देन इसके बाद इसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या पड़ता है, ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस क्या होता है और कल्चरल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। मतलब ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारी पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इकोनॉमिकली और कल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देन उसके बाद आ जाएगा इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, इनका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। फिर है रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, कि हम जो है मतलब ग्लोबलाइजेशन को स्टॉप कैसे कर सकते हैं। मतलब कि बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि ये ठीक नहीं है, ठीक है। एक तो वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो है मतलब रेजिस्टेंस चलता है इसको लेके कि ग्लोबलाइजेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक इंडिया का जो है रेजिस्टेंस देखेंगे हम किस चीज़ को लेके, ग्लोबलाइजेशन को लेके। तो टोटल 4 पार्ट के अंदर ये डिवाइड किया है। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल ईजी है, आपको समझ में आएगा जिस तरीके से मैं आपको क्लियर करूँगी ये। ग्लोबलाइजेशन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे डील्स विद फ्लो। फ्लो होता है मतलब कि किसी ना किसी चीज़ का फ्लो होगा तभी तो ग्लोबलाइजेशन होगा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या, एक कंट्री का दूसरी कंट्री से इंटरलिंक्ड होना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हर एक कंट्री एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इसका मतलब क्या है कि कैसे लिंक्ड होगी, क्योंकि हम क्या है आइडियाज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के। कैपिटल, पैसा एक कंट्री का दूसरी कंट्री में जा रहा है। पीपल, एक कंट्री से लोग दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, ठीक है। कमोडिटीज़, गुड्स, जो सामान है, ठीक है, या रॉ मटेरियल है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, ठीक है, तैयार होकर किसी और कंट्री में पैकिंग के लिए जा रहा है। तो इस तरीके से क्या है, फ्लो चलता है काफ़ी सारी चीज़ों का, किस चीज़ में, कंट्रीज़ के बीच में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोब के ऊपर, पूरे ग्लोब के अंदर जो सारी कंट्रीज़ हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है ड्यू टू सम फ्लोज। फ्लोज कौन से होंगे, आइडियाज़, कैपिटल, पीपल एंड कमोडिटीज़, ठीक है, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस बहुत फास्ट हो चुका है। देन आ जाता है ग्लोबलाइजेशन इज मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। अब ग्लोबलाइजेशन जो मल्टी कंसेप्ट रखता है, मल्टी डायमेंशनल है, ये नहीं है कि एक चीज़ का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। पॉलिटिकली भी ग्लोबलाइजेशन होता है, इकोनॉमिकली भी होता है, कल्चरल लेवल पर भी होता है। तो यही हमने 3 जो है इसके अंदर कवर करने हैं इसके कॉन्सेप्ट, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल है ये। देन उसके बाद आ जाता है इम्पैक्ट इज़ अनइवन। कह रहे कि कहीं पे मतलब कि जो ग्लोबलाइजेशन है इसका इम्पैक्ट कहीं पे ज़्यादा पड़ता है और कहीं पे कम पड़ता है, ठीक है, सेम नहीं होगा ये। देन इसके बाद कोजेज़, क्या क्या कोजेज़ हैं ग्लोबलाइजेशन के, कह रहे हैं कि जो चीज़ों का मतलब कि स्पीड है वो बहुत तेज़ हो गई है, काम करने की स्पीड तेज़ हो गई है, और स्केल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने किसी को कोई मैसेज भेजना है तो हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू किसी को मैसेज भेज रहे हैं तो बहुत स्पीडली हम इंफॉर्मेशन या जो भी हमने बताना है हम बहुत स्पीडली किसी को कन्वे कर सकते हैं वो चीज़। दूसरा है स्केल, उसका स्केल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि हम सिर्फ लिमिटेड वर्ड्स के अंदर नहीं, जितना चाहें हम उतना ज़्यादा उसको डीपली एक्सप्लेन कर सकते हैं उस चीज़ को। तो इस तरीके से क्या है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता जा रहा है। और मेन रीज़न क्या है स्केल और स्पीड बढ़ने का, मेन रीज़न ये है कि टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जैसे मशीन्स आ चुकी हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर मशीनें आ रही हैं तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर, बड़े स्केल के ऊपर काम कर रही हैं और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, जिसके कारण क्या है ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। देन इसके बाद क्या है इंटरकनेक्टेडनेस, हम एक दूसरी कंट्री से क्या है इंटरकनेक्ट भी हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देन इसके बाद आ जाता है आपको ये जो फ्लोज हो रहा है ये किन चीज़ों की वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले आ जाएगा टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें टेलीग्राफ आ गया, टेलीफोन आ गया, माइक्रो चिप्स वगैरह आ जाएंगी। फिर आ जाएगा प्रिंटिंग प्रेस की वजह से क्या हुआ, इंडिया के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई, ठीक है। और क्या है ये नेशनलिज्म की फीलिंग पहले पर्सनल लेवल पर आती है और उसके बाद क्या है लोग कोलेक्ट होके क्या है मतलब जो एंटी कलोनियल मूवमेंट हमने चलाई थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो इस तरीके से क्या है प्रिंटिंग भी किस चीज़ का काम करती है, लोगों को इंटरकनेक्ट करने का काम करती है, ग्लोबलाइजेशन होता है इससे। देन आ जाएगा ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट के अंदर सेम यही चीज़ें दोबारा से आ जाएंगी आपको। आइडियाज़, कैपिटल, पीपल और कमोडिटीज़ क्या एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होती रहती हैं, ठीक है। देन इसके बाद 4th पॉइंट आ जाएगा, इससे क्या है इंप्रूव हो जाता है कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है, एक दूसरे से बातचीत बढ़ती है। जैसे कि एक कंट्री से हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं बाय एयर, ठीक है, तो क्या है कम्युनिकेशन बढ़ जाता है, ठीक है, वहाँ की बातें इधर पता चलती हैं, इधर की बात उधर पता चलती है। देन उसके बाद क्या होता है और भी वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए, जैसे कि बर्ड फ्लू जो है, कोरोना जैसी डिजीज़ है, ठीक है, ये एक तरह से क्या है मतलब कि एक बीमारी दूसरी जगह से जा
रही है, इनके लिए कोई नेशनल बाउंड्रीज नहीं होती है। जैसे कोरोना कह रहे हैं कि चाइना से आया है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, कोई नेशनल बाउंड्री तो नहीं है ना कि चाइना के अंदर ही वो रहा है, ठीक है, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला है, तो इनकी कोई नेशनल बाउंड्रीज नहीं होती। और मेजर इकोनॉमिक इवेंट जैसे कि अगर महामंदी आती है, ठीक है, तो इकोनॉमिक लेवल पर हम ग्रो नहीं करते तो उसका असर सारे वर्ल्ड के ऊपर पड़ता है, उसकी भी कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। तो इस तरीके से सारा का सारी कंट्रीज़ जो हैं वो क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब स्टार्ट करते हैं, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस पढ़ेंगे, फिर इकोनॉमिक पढ़ेंगे और देन कल्चरल भी पढ़ेंगे हम इसमें। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस में जो है देखो 3 इसके एस्पेक्ट बताए गए हैं, किस चीज़ के, ग्लोबलाइजेशन के। माइंड के अंदर ग्लोबलाइजेशन वर्ड रखो ज़्यादा, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या निकला है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें ये बताया गया है कि इससे जो स्टेट है, स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की कैपेसिटी ग्लोबलाइजेशन की वजह से ख़त्म हो रही है, ठीक है। कह रहे हैं कि पहले जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर प्रोग्राम चलाती थी सारे के सारे, ठीक है, बट अब क्या कर दिया गया, मिनिमलाइज कर दिया गया स्टेट को, मतलब उसके काम जो है वो बहुत कम कर दिए गए हैं। अब वो क्या करती है, सिर्फ एक तो लोअर ऑर्डर बनाती है, दूसरा क्या है, सिक्योरिटी का काम करती है, अदरवाइज और जो भी रेस्ट ऑफ द वर्क है वो इतनी टेंशन नहीं लेती है। देन उसके बाद है, पहले ये वेलफेयर के काम किया करती थी, इकोनॉमिकली सोशल वेलफेयर करती थी गवर्नमेंट पूरा, ठीक है, बट अब ये ऐसा कुछ नहीं करती। अब गवर्नमेंट की जगह किसने ले लिया, एमएनसीज ने ले लिया। एमएनसीज क्या करती हैं कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। इकोनॉमिक और सोशल प्रायोरिटीज़ अब जो हैं किसको दी जाती है, मतलब कि ये एमएनसीज तय करती हैं। मतलब कि सरकार क्या है, सरकार का काम कम हो चुका है, किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सरकार का काम मतलब उसकी अहमियत कम नहीं हुई है, बल्कि सरकार खुद पीछे हट रही है कि वो क्यों सारी टेंशन ले, उसको क्या मतलब है, सारा कुछ वो ही देख रही है, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कह रहे हैं नॉट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट, मतलब कि इससे ये नहीं है कि सरकार की जो वैल्यू है वो रिड्यूस होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। कह रहे हैं कि सरकार अपना काम कर रही है, वो अपने इसेंशियल फंक्शन जो है, जो जरूरी काम है वो कर रही है। स्टेट विड्रो, वो खुद विड्रो करती है कि मैं सारा का सारा बर्डन नहीं ले सकती, अब आप भी कुछ काम संभालो। तीसरे नंबर पर जो सरकार है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रही है, बूस्ट अप हो रही है। कैसे बूस्ट अप होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ चुकी है, टेक्नोलॉजी आने की वजह से उनके पास बहुत सारी इन्फो आ जाती है, बहुत सारा डाटा कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो पॉलिसीज़ और लॉ बनाने में बैठे बैठे ही उनको पता चल जाता है कि एक एरिया के अंदर इतनी पॉपुलेशन है और हमको कहीं पे स्कूल खोलना है, कहीं हॉस्पिटल खोलना है, तो उनके पास सारा का सारा डाटा अवेलेबल होता है, ठीक है। ये किस चीज़ की वजह से पॉसिबल हो पाया है, टेक्नोलॉजी की वजह से। तो इस तरीके से क्या है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से सरकार को एक तरह से क्या मिल रहा है, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस ये निकलेंगे कि ये जो पॉलिटिक्स है वो बूस्ट अप हो रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। यहाँ पे क्या कहा गया है कि सरकार जानबूझ के पीछे हटी है, यहाँ पे कह रहे हैं कि सरकार जो है मतलब उसको पीछे किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों पर्सपेक्टिव आपके सामने रखे गए हैं, जस्ट इतना सा ही था और इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। देन उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस। हम मेन किस चीज़ को मानते हैं ग्लोबलाइजेशन में, मेन इस चीज़ को मानते हैं कि व्यापार कैसे चलता है, ट्रेड कैसे चलता है, ठीक है, ट्रेड टैरिफ कैसे मतलब कि कंट्रीज़ के बीच में होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस मेन इंपॉर्टेंट माना जाता है किस चीज़ में, ग्लोबलाइजेशन में। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक तरह से क्या है, इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है कि लार्ज पार्ट के अंदर ट्रेड चलना, कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आपस में ट्रेड चलता है। अगर हम इसकी नैरो टर्म देखें, एक इसकी ब्रॉडर टर्म है। नैरो टर्म वाले कहते हैं कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है, इकोनॉमी वर्ल्ड पॉलिसीज़ बनाता है कि व्यापार कैसे चलेगा, कितना टैक्स लिया जाएगा, ये सारा का सारा कौन है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस देखती हैं, ठीक है, दोनों यूएसए की हैं। देन उसके बाद अगर इसका ब्रॉडर टर्म देखा जाए, ये तो नैरो है कि किस तरीके से पॉलिसी बन रही है, ब्रॉडर टर्म में ये आ जाएगा कि किस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गेन्स, कि किस कंट्री को कितना फ़ायदा मिल रहा है, किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो यहाँ पे यही बताया कि ये इसकी ब्रॉडर टर्म है, ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद क्या है, ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोज, जो इकोनॉमिक फ्लोज है ना वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, तेज होते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, सबसे पहले आ जाएगा आपको कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इंडिया के अंदर जो है पहले जो है रिस्ट्रिक्शन हुआ करती थी इंपोर्ट पर, मतलब कि कोई भी वेस्टर्न कंट्री है अगर वो इंडिया के अंदर कोई भी सामान भेजती है, ठीक है, इंपोर्ट करती है, तो उसको टैक्स पे करना पड़ता था। बट क्या हुआ, यहाँ पे हालात ख़राब हुए थे, कैसे, 1991 के अंदर जो इंडिया है वो महामंदी के अंडर चला गया, मतलब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली उसको मतलब नुकसान हुआ था। तो क्या है, 1991 के अंदर जो है, जो ये IMF है और WTO है, ये एक शर्त रख देते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे कि
कि हम आपको उधार दे देंगे पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 7 बिलियन जो है हम उधार लेते हैं, किन से, IMF और WTO से। बदले में ये क्या शर्त रखते हैं, बदले में शर्त ये रखते हैं कि आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन करनी होगी, ठीक है। कि लिबरलाइजेशन मतलब ट्रेड फ्री करना पड़ेगा अपनी कंट्री में। तो जिसकी वजह से क्या है, अब यहाँ वेस्टर्न कंट्री से कोई भी सामान आता है तो उसके ऊपर कोई भी मतलब टैक्स पे नहीं करती है जो बाहर की कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे इंडिया को तो इससे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है, सबसे पहला पॉइंट आपका इसमें बनता है कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ का मतलब क्या था, गुड्स, सामान होता है जो, ठीक है। कि पहले क्या था, पहले का सिनेरियो आपको बता दिया कि इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी, बट अब ये रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल हटा दी गई है आफ्टर 1991। आफ्टर दैट देखो क्या है, फिर है कैपिटल। कैपिटल में क्या आ जाएगा कि बाहर की कंट्रीज़ जो है इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है। जैसे रिचर कंट्रीज़ हैं वो पुअर कंट्रीज़ के अंदर या अदर कंट्रीज़ के अंदर जाके पैसा लगाती हैं, ठीक है। देन तीसरा है आइडियाज़। आइडियाज़ भी बहुत ज़्यादा फ्लो करते हैं, जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू बहुत जल्दी आइडियाज़ हमको मिलते हैं कि कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, कैसे पैसा बढ़ाना है। देन उसके बाद है कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज भी लोगों को मिलती हैं। पहले कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंप्यूटर आए तो इससे बहुत सारी जॉब्स जनरेट हुई हैं, ठीक है। IT सेक्टर हुआ है, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। तो ये आपको किस चीज़ में बनाने हैं, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस। जैसे हमने इसमें 3 पढ़े हैं, ऐसे 3 इसी के अंदर है, कमोडिटीज़, कैपिटल और आइडियाज़। इनकी वजह से ही जो है इकोनॉमिक जो है कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या निकलते हैं, ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक लेवल पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। असर यही पड़ेगा ना, एक तो फ्री करके रख दिया ट्रेड को, दूसरा क्या है, बाहर की कंट्री ऊपर से यहाँ पर आके पैसा लगा रही हैं, तो इंडिया का तो काम बर्बाद होगा ना बिल्कुल ही। और आइडियाज़ भी वहीं के यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। जब मशीनरी वहाँ की यहाँ पर आएगी तो आइडियाज़ भी उन्हीं के ही चलेंगे। देन इसके बाद आ जाता है 4th नंबर पर आपको आ जाएगा पीपल, क्योंकि आपको पहले ऑलरेडी बताया ना यहाँ पर भी किन किन चीज़ों का जो है मतलब ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये तीनों चीज़ें तो बहुत ईजी वे के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती हैं, बट पीपल का डिफरेंसेस आता है। यहाँ पर क्या है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जब बंदा जाता है ना तो उसके वीज़े की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जॉब के लिए। अब ये वीज़ा क्यों इन्होंने मतलब कि ये जो इम्प्लीमेंट किया है, ये इसलिए किया है कि कोई भी कंट्री है उसके अंदर फर्स्ट प्रेफरेंस वहाँ के नेटिव पीपल्स की है जो वहीं के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे पंजाब के अंदर अगर कोई अदर स्टेट का बंदा काम करने के लिए आ जाएगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस तो पंजाब के लोगों को देंगे ना कि हम अदर स्टेट के लोगों को देंगे। ऐसे फॉरेन कंट्रीज़ का है सेम। तो वीज़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है ताकि थोड़ा मुश्किल प्रोसेस हो जाए और ईजिली लोग जाएँ, उठ के ना आएँ, ठीक है। इनसे वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम आती है। देन इसके बाद क्या है, इट इज़ क्रूशियल टू पे अटेंशन। कह रहे हैं कि जो भी ये मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस पड़ता है, इसको स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर चेक करना चाहिए, ना कि सिंपल जनरलाइज कर देना चाहिए। सिंपल जनरलाइज इट्स मीन कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से सभी को फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसको स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर पढ़ना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल USSR के अंदर शॉक थेरेपी आई थी, तो मतलब कि उसका जो है इम्पैक्ट जो है अच्छा नहीं था, ठीक है। सब जगह पे जो है मतलब कैपिटलिज्म का इम्पैक्ट अच्छा नहीं था, कहीं पे इसका इम्पैक्ट अच्छा और कहीं पे नहीं है। तो इसको सिंपल जनरलाइज मत करो कि कैपिटलिज्म अच्छा ही होगा, कहीं कहीं पे वो लॉस के अंदर भी जा सकता है। जैसे USSR को काफ़ी ज़्यादा शॉक लगा था उस टाइम पे, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। देन इसके बाद है क्रिटिसाइज़ किया जाता है ग्लोबलाइजेशन का, किस वे में, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस के अंदर। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस के अंदर ऑलरेडी बताया कि जब बाहर की कंट्रीज़ इंडिया के अंदर आएंगी तो इंडिया का काम जो है ख़त्म होगा। सबसे पहले जो क्रिटिसाइज़ के अंदर है, डोंट लाइक ग्लोबलाइजेशन। वो लोग हैं जो ग्लोबलाइजेशन को लाइक नहीं करते। फिर वो हैं कि जो फेवर करते हैं ग्लोबलाइजेशन को। कुछ मेडिएटर्स हैं, मतलब बीच में रहते हैं, बिटवीन, ठीक है। ये क्या है, ये ना इधर जाते हैं ना इधर जाते हैं, ये बीच की साइड ले लेते हैं। तो जो लाइक नहीं करते हैं ग्लोबलाइजेशन को, वो क्या है, क्रिटिक्स करते हैं। वो कहते हैं कि वरिड अबाउट स्टेट विड्रॉल। कहते हैं कि सरकार का काम जो है बिल्कुल कम हो गया, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सरकार को ही सारा कुछ देखना चाहिए। दूसरा, इसमें स्मॉल सेक्शन को ही फ़ायदा हो रहा है, कोई बड़े सेक्शन को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। देन है पीपल डिपेंड ऑन गवर्नमेंट। जो क्या है, पीपल जो है वो जो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहते थे, ठीक है, उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। सोशल सेफ्टी नेट्स, जो सरकार सेफ्टी नेट्स चलाती है ना, वो अब कोई काम के नहीं रह गए हैं। कोई भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाती हैं वो बिल्कुल बेकाम की हैं, ठीक है, किसी के काम नहीं आती हैं। रीकोलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, फिर से क्या हो रहा है कि ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से बाहर की कोई कंट्री है, ठीक है, बाहर की कोई कंट्री है और वो क्या है, इंडिया के अंदर आके अपना मतलब कि ये MNCs वगैरह बना लेती है। तो ये जो है ये कंट्रीज़ अपनी चला रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो हम ब्रिटिशर्स के अंडर रहे हैं, कलोनियलिज्म चला है, अब दोबारा से रीकोलोनाइजेशन हो रहा है, किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। देन इसके बाद आ जाएगा आपको फेवर। फेवर वाले लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे
कह रहे हैं कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है। डीरेगुलाइजेशन होता है, मतलब कि आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं, वेलफेयर प्रोग्राम है, वो दोबारा से बनते हैं, ठीक है। ग्रेटर ट्रेड प्रमोट, इससे क्या है, जो ट्रेड है वो प्रमोट होता है। कह रहे हैं इट इज़ इनएविटेबल, कह रहे हैं कि इसको रोका नहीं जा सकता, चाह के भी हम ग्लोबलाइजेशन को रोक नहीं सकते, ये तो होना ही होना है। ये कौन है जो इसका फेवर कर रहे हैं। देन आ जाएगा आपको मॉडरेट्स। अब यहाँ पे मॉडरेटर्स क्या बोलते हैं, ये कह रहे हैं कि हमको सोच विचार के, मतलब कि लॉजिकली बेसिस के ऊपर सोच कर चलना चाहिए ग्लोबलाइजेशन करते टाइम, ना कि ब्लाइंड रहना चाहिए, अंधे बन के ना काम करो, ठीक है। जो चीज़ें सही हैं, ठीक है, तो वो अडॉप्ट करो। अगर जो सही नहीं है, अगर हमारी कंट्री को नुकसान हो रहा है, तो ऐसे अंधे होके मत चलो, भेड़ चाल मत बनाओ कि किसी के भी पीछे ऐसे चल पड़ो आप, ठीक है, और अपनी कंट्री को नुकसान करवाते जाओ। फिर उसके बाद आ जाएगा आपको कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज, ये थर्ड है हमारा। कल्चरल कॉन्सिक्वेंस में क्या है कि इससे क्या है, हम ईटिंग पैटर्न, ड्रिंकिंग पैटर्न, वियरिंग पैटर्न, थिंकिंग पैटर्न, सब कुछ हम लोग क्या है वेस्टर्न कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग करते जा रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको 2 पार्ट्स आएंगे। पहला आएगा आपको कल्चरल हेमोजिनेशन और फिर आएगा आपको कल्चरल हेट्रोजिनेशन। अब देखो कल्चरल होमोजिनेशन के अंदर क्या आएगा कि सारा वर्ड जो है ना यूनिफॉर्म होता जा रहा है, ठीक है, सारा कल्चर एक जैसा ही बनता जा रहा है। कह रहे हैं इससे क्या है, जो हमारा कल्चर खुद का, किसी भी कंट्री का अपना खुद का कल्चर होता है ना, वो ख़त्म होता है कहीं ना कहीं। जैसे कि क्या है, ग्लोबल कल्चर को जब हम फॉलो करते हैं तो इससे क्या होता है कि हम वेस्टर्न कल्चर हमारे ऊपर क्या किया जा रहा है, इम्पोज किया जा रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पावर ऑफ यूएस। अब यूएस कोई वेपन लेकर नहीं आ रहा है हमारे ऊपर कंट्रोल करने के लिए, उसके पास यही सब कुछ है कि वो हमको अपने अंडर ले रहा है, ठीक है। और क्या है, रिकलोनियलाइजेशन होता जा रहा है, जैसे कि उन्हीं का ही ड्रिंकिंग पैटर्न, खाने का जो बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह ये सब कुछ आ रहे हैं, ये ऐसी चीज़ों से ही क्या है दूसरी कंट्रीज़ को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। देन अमेरिकन वे, पहले क्या है वेस्टर्नाइजेशन चलता था, बट अब क्या है हम इसको सीधा सीधा अमेरिकनाइजेशन बोलते हैं कि अमेरिकन वे ऑफ लाइफ को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसे जीन्स है, बर्गर आ जाएगा आपका, और ये मैकडोनल्ड्स आ जाएगा, ठीक है आपका, ये सारी की सारी चीज़ें हम क्या है अमेरिकन को ही फॉलो कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा श्रिंक हो जाता है खुद का कल्चर। यहाँ पे क्या होगा, श्रिंकिंग जो है, हमारा खुद का कल्चर जो है रिच कल्चर होता है हमारा, वो क्या है सारा का सारा श्रिंक हो जाता है, मतलब छोटा हो जाएगा। यहाँ पे पॉलिटिकली इकोनॉमिक डोमिनेंट सोसाइटी इम्पैक्ट लेस पावरफुल सोसाइटी। यहाँ पे आपको बताया गया जो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली डोमिनेंट जो कंट्रीज़ होती है ना, वो लेस पावरफुल कंट्रीज़ के ऊपर क्या करती हैं, अपना मतलब कि प्रभाव जमा लेती हैं। इसको ही इन्होंने क्या बोला है, कल्चरल होमोजिनेशन, मतलब कि सारे एक भी हो रहे हैं, बट वो एक होने, यूनिटी के चक्कर में क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म के चक्कर में क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा खुद का कल्चर वो हो रहा है, मतलब श्रिंक हो रहा है। देन उसके बाद आ जाता है आपको कल्चरल हेट्रोजिनेशन। कल्चरल हेट्रोजिनेशन में आपको बताया गया है कि कल्चर एक्सचेंज होता है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ का कल्चर, जैसे कि हमने वहाँ से जीन इंडिया के अंदर आ गई, तो इंडिया वालों ने जीन डालनी स्टार्ट कर दी, बट यहाँ से क्या है कि यहाँ का जो योगा है वो वहाँ भी जाके फेमस हो रहा है, ठीक है, अमेरिका के अंदर या वेस्टर्न कंट्रीज़ में फेमस हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हम कल्चर को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, हमें डिफरेंट कल्चर के बारे में पता चलता है। उसके बाद है एनलार्ज आर चॉइसेस, और इसके अलावा हमारी चॉइसेस भी क्या है, इंक्रीज़ हो जाती हैं। जैसे जीन है, तो जीन के साथ हम क्या है, यहाँ के इंडियंस जो लोग हैं वो खादी का कुर्ता डालना पसंद करते हैं, तो इससे क्या है कि एक अलग टाइप की चॉइस निकल कर सामने आती है। ऐसे जो फॉरेनर लोग हैं वो भी क्या है, इंडिया से खादी का कुर्ता मंगवाते हैं, तो वो भी क्या है, उनके पास भी चॉइस बढ़ जाती है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि कल्चर इज़ नॉट स्टैटिक, कहते हैं कि ये रुकता नहीं है, जो कल्चर है वो हमेशा बदलता रहता है, कंटिन्यू, ठीक है। देन उसके बाद जो है आपको आ जाएगा इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो पहले कॉलोनियल पीरियड में कैसे चलता था ग्लोबलाइजेशन, फिर जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के गए हैं फिर कैसे हुआ है, और देन आफ्टर 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ है। सबसे पहले कॉलोनियल पीरियड में आ जाएगा कि लोग यहाँ से जो ब्रिटिशर्स हैं वो रॉ मटेरियल ले जाते थे और फिर क्या है कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड बना के वापस लेकर आते थे और इंडिया में बेचा करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन चलता था इंडिया के अंदर। फिर क्या है, जब वो ब्रिटिशर्स यहाँ से गए हैं तो इंडिया सेल्फ रिलायंस हो गया, ठीक है, खुद आत्मनिर्भर बन के खुद मतलब काम चला रहा है, ठीक है, इम्पोर्ट करने लगा है बाहर से बहुत सारी चीज़ें। जब यहाँ पे इंपोर्ट होती थी तो इंडिया ने खुद को क्या करना स्टार्ट कर दिया, प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जिससे क्या है लोकल प्रोड्यूसर जो है उनको हार्म हो रहा था। तो इससे कहीं ना कहीं जो है ग्रोथ तो हो रही है, कह रहे हैं कि हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, हाउसिंग के अंदर ग्रोथ तो हो रही है, बट जीडीपी के अंदर हम कुछ ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात है ये 1947 के बाद की। फिर क्या है 1991 के अंदर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया इकोनॉमिक जो है क्राइसिस आए थे, तो 7 बिलियन का हमने WTO और IMF से क्या लोन लिया था, तो बदले
बदले में उन्होंने शर्त लगा दी कि आप क्या है मतलब कि लिबरलाइजेशन करो और टैक्स नहीं होना चाहिए इंडिया में अगर हमारा सामान बिकने के लिए आता है। तो इस तरीके से ये उस टाइम का सिनेरियो दिखा दिया गया। फिर कह रहे हैं रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब क्या है यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रोकना है, अब ग्लोबलाइजेशन को रोकना चाहते हैं। क्यों रोकना चाहते हैं, इसके लिए भी इन्होंने क्या बताया, ये कंट्रोवर्शियल है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहती है इस चीज़ को लेकर और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन नहीं होना चाहिए। पहला है पॉलिटिकल लेवल पर, पॉलिटिकल वाले कहते हैं कि जो सरकार है उसका रोल घटता जा रहा है इसलिए ग्लोबलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक वाले कहते हैं कि वांट टू रिटर्न, हम पिछले जो सिस्टम चलता था ना उसके अंदर वापस जाना चाहते हैं, जिससे हम सेल्फ रिलायंस होते हैं, अपनी कंट्री का सामान खुद की कंट्री में बेचते हैं तो हमारे खुद के लोग जो है इंप्रूव होना स्टार्ट होते हैं, कंट्री की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। ठीक है, इसके लिए प्रो मूवमेंट भी बहुत सारी चलती हैं। ठीक है, कि हमको ग्लोबलाइजेशन नहीं चाहिए। देन है सोशली और कल्चरली भी क्या हो रहा है, हार्म्ड हो रहा है कि हम बाहर का गलत कल्चर जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं और हमारा खुद का जो इतना अच्छा कल्चर है जो हमारे पूर्वज से हमको मिला हुआ वो कहीं ना कहीं लोग जो है भूलते जा रहे हैं। देन अगर हम वर्ल्ड लेवल के ऊपर देखें तो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट चली हैं। पहली है अगेंस्ट WTO। अब WTO के खिलाफ कोई मूवमेंट क्यों करेगा, ये भी बहुत मतलब कि चालाकी से काम करता है। कह रहे हैं 1999 के अंदर क्या है, मिनिस्ट्रियल सीटेल के अंदर एक मीटिंग होनी थी, वहाँ पे लोगों ने इकट्ठे होकर इसका विरोध किया। ठीक है, क्या कहा लोगों ने, कह रहे हैं कि अनफेयर ट्रेडिंग होती है, मतलब पावरफुल जो स्टेट्स हैं ना सारा का सारे रूल रेगुलेशन उनके हक में बनाते हैं WTO वाले जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। इसमें क्या है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिख रहा है, उसके फेवर में तो आप कुछ बना ही नहीं रहे हो, तो WTO का क्या किया गया, अपोज किया गया। फिर उसके बाद है WSF, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड सोशल फोरम। इसमें क्या बताया गया कि ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसपे हम इकट्ठे होकर ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म के अंदर ये कहा गया है कि जो न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन है, ये जो न्यू टाइप का ग्लोबलाइजेशन चल रहा है ना, ये हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं इसमें जो है देखो कोलिजन होता है। कोलिजन क्या है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर आते हैं वो इसमें बैठते हैं, जैसे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आएंगे जो ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचते हैं, वो लोग इसमें इकट्ठे होकर आते हैं। एनवायरमेंटलिस्ट आते हैं जो एनवायरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, लेबर आते हैं इसमें, यूथ आते हैं, वुमेन एक्टिविस्ट आते हैं, मतलब हर एक टाइप के हर एक फील्ड के लोग इसके अंदर आके बैठ रहे हैं। तो बहुत ही हाई लेवल की एक तरह से फोरम बन गई है, यहाँ पे बैठ के बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं। ठीक है, कॉन्शियस होके अपने डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे WSF का आपको शॉर्ट फॉर्म में कर लो। जो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो इसकी मीटिंग हुई है वो ब्राज़ील के अंदर हुई है, पोर्टो एलिग्री। ठीक है, फर्स्ट, और इसके बाद लास्ट वाली याद रख लो, लास्ट वाली फर्स्ट ब्राज़ील के अंदर हुई है और जो 16th जो लेटेस्ट है वो इंडिया के अंदर नेपाल काठमांडू में हुई है, जो कि 2024 अभी 25 में आपके एग्जाम होने हैं और 24 के अंदर क्या है ये मीटिंग हो चुकी है। किसकी, WSF की। पहली कहाँ हुई थी, ब्राज़ील में। फिर उसके बाद जो है इंडिया कैसे रेजिस्ट करता है, इंडिया रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। ये तो वर्ल्ड लेवल का पढ़ा है हमने अभी। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, इंडिया रेजिस्टेंस कैसे करता है। इंडिया कहता है कि हमको नहीं ग्लोबलाइजेशन चाहिए, पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ जाते हैं। ठीक है, कि मतलब दूसरी कोई भी गवर्नमेंट आके इंटरफेयर करती है तो पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ते हैं। फार्मर प्रोटेस्ट करते हैं, कहते हैं ये MNCs आके अपने रूल रेगुलेशन चलाती हैं, हमको पसंद नहीं है ग्लोबलाइजेशन। ट्रेड यूनियन वाले कहते हैं कि ये जो ट्रेड चलता है उनके अकॉर्डिंग चलता है, ग्लोबलाइजेशन के अदर कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग चलता है, ये हमें पसंद नहीं है। फिर फोरम्स है, ठीक है, कि इंडियन सोशल फोरम्स है, ये भी क्या कह रही हैं कि हमको जो है, जैसे कि हमने यहाँ पे ये फोरम पढ़ी है, ठीक है, इसी तरीके से इंडिया की भी सोशल फोरम्स है जो कह रही हैं कि हमें ग्लोबलाइजेशन पसंद नहीं है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, अमेरिका और यूरोप ने क्या किया, नीम के जो पेड़ हैं, ठीक है, उनका पेटेंट करवा लिया है। ठीक है, कि नीम के पेड़ को सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं, सोप वगैरह के अंदर आप लोग नहीं यूज़ कर सकते। तो इंडिया ने यहाँ पे अपोज किया है कि जो नीम का पेड़ है ये तो बहुत ही मतलब पुराना एक तरह से दरख्त है या वृक्ष है, मतलब पेड़ है, कि ये आप कैसे कह सकते हो कि भी ये इस पर सिर्फ आपका राइट है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों का जो है अपोज किया जाता है। ये तो हो गए लेफ्ट विंग वाले और राइट विंग वाले क्या कहते हैं, दो मेन पार्ट के अंदर आपने डिवाइड कर देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लेफ्ट वाले हैं वो क्या कहते हैं ग्लोबलाइजेशन को लेकर, और राइट वाले क्या कहते हैं, दोनों ही क्या करते हैं, अपोज करते हैं। ठीक है, लेफ्ट वाले क्या कहते हैं कि कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि किस चीज़ का मेन होना चाहिए रोल, गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए। मतलब कि जो लेफ्ट वाले हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उसका रोल होना चाहिए, राइट वाले कह रहे हैं कि प्राइवेट होना चाहिए सारा कुछ। राइट वाले प्राइवेट होना चाहिए, लेफ्ट वाले क्या कह रहे हैं गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए। ठीक है, बट हमने अभी यहाँ पे लेफ्ट वालों का पढ़ लिया कि सरकार को ही मेन देखना चाहिए सब कुछ। ठीक है, अब जो राइट वाले हैं जो कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, बट उसके लिए भी ये कह रहे हैं कि इतना हाई लेवल का ग्लोबलाइजेशन भी अच्छा नहीं है। इसकी वजह से राइट वाले कहते हैं कि
कि हमारा कल्चर जो है वो हार्म होता है, ठीक है। टीवी चैनल वहाँ के हमारे यहाँ इंडिया में क्यों दिखाए जा रहे हैं, वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जा रहा है इंडिया के अंदर, वेस्टर्न ड्रेसेस क्यों डाली जा रही हैं, ठीक है, जिससे कि क्या है यहाँ का कल्चर ख़राब होता है। तो इस तरीके से दोनों ही लेफ़्ट और राइट विंग वाले आप दोनों पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर देना, ठीक है। ये आपका लेफ़्ट हो जाएगा और ये आपका जो है यहाँ पे राइट विंग हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं किस चीज़ का, ग्लोबलाइजेशन का, कि हमको नहीं चाहिए ग्लोबलाइजेशन। तो थैंक यू सो मच, आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और आपकी फर्स्ट बुक भी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, बिल्कुल ईजी चैप्टर है, ध्यान से सुनना, आपको सारा का सारा याद हो जाएगा। और आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।